योर एप्टिक गुरु। सो माय डियर क्लास 11th स्टूडेंट्स, बहुत बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हो कि मैम क्लास 11th आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कब करवाने वाले हो। तो लो भाई, आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपने क्लास 11th में आईटी, आईपी, एआई, सीएस जो भी ऑप्ट किया हुआ है, सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल है आपकी अपनी बरखा मैम के चैनल पर। तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आपके लिए रेगुलरली इसी तरीके का कंटेंट लेकर आने वाली हूं मैं, चाहे आपने जो भी सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ हो। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th आईटी एज पर योर शेड्यूल, एज पर योर डिमांड, यूनिट 1 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जो आपसे आपके टर्म 1 एग्जाम में पूछे जाने वाला यूनिट है, जो अपने आप में थ्योरी बेस्ड यूनिट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। उसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करने वाले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये वो सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट एज इट इज पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अब इस यूनिट के सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है। आप यदि पहली बार चैनल पे आए हो और सोच रहे हो कि मैम क्वेश्चन आंसर्स तो हम कर लेंगे, बट व्हाट अबाउट डिटेल्स, व्हाट अबाउट चैप्टर्स, तो बेटा हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप एक्सेस कर सकते हो। तो पहले चैप्टर्स देखोगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, लिस्ट सम कॉमन ट्रबल शूटिंग स्टेप्स दैट यू शुड कीप इन माइंड। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से कॉमन ट्रबल शूटिंग स्टेप्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। मतलब जब भी आप अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हो, सिस्टम यदि प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है, कोई फाइल ओपन किया, फाइल ओपन होने में बहुत टाइम लग रहा है, नेटवर्किंग में यदि आपका सिस्टम कनेक्टेड है तो बेसिकली प्रिंटर से प्रिंटिंग नहीं आ रही है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम फाइनली फेस कर रहे होते हैं जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हो और आपको समझ नहीं आता है कि आखिर ये प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं। तो कौन से ट्रबल शूटिंग स्टेप्स हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, इसका एक डेडिकेटेड चैप्टर में मैंने पूरी चीजें बहुत डिटेल में समझाई है। ट्रबल शूटिंग वाला चैप्टर हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, है ना जी। तो दोनों पार्ट जरूर देख लेना। तो यहाँ पे जो आपको बातें ध्यान में रखनी है वो ये, कॉमन ट्रबल शूटिंग स्टेप्स इंक्लूड रीस्टार्टिंग द डिवाइस, checking all physical connections, updating drivers and softwares, scanning for viruses and observing any error message that appear during malfunction। देखो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने होते हैं। आप नए हो, आपको नहीं पता है कि सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो बेटा जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपका सिस्टम हैंग हो रहा है या आपको ऐसा लगता है कि आपके सिस्टम में कोई इशू आ रहा है, तो आप तुरंत सिस्टम को रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट करने से कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना। और अगर रीस्टार्ट से काम नहीं चलता है, सपोज कि आपका कीबोर्ड माउस वर्क नहीं कर रहा है ना, आपने जो हार्डवेयर डिवाइस कनेक्ट किया हुआ है, तो सारे फिजिकल कनेक्शन चेक करो। हो सकता है कि पिन सही से नहीं लगी हो, ये भी प्रॉब्लम है, या हो सकता है कि आपका जो केबल है वो डिस्कनेक्ट हो गया हो, डैमेज हो गया हो, जिस वजह से आपका कीबोर्ड माउस वर्क नहीं कर रहा है। तो किसी भी डिवाइस को जब फिजिकली कनेक्ट करते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो ये देखो कि भाई कनेक्शंस प्रॉपर्ली है या नहीं। अपडेटिंग ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर्स, कभी कभी प्रिंटर काम नहीं कर रहा होता, प्रिंटर का सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल ही नहीं किया मैम, तो कहां से प्रिंटर काम करेगा, है ना जी। तो ये भी चीजें होती है, जब भी कोई अलग से हार्डवेयर इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में, तो उसके कुछ ड्राइवर्स, उसके कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको इंस्टॉल करना जरूरी होता है, उनके बिना वो हार्डवेयर काम नहीं करते हैं। नाउ स्कैनिंग फॉर वायरसेस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी सिस्टम को विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी वायरस यदि काम करवाना है तो एंटीवायरस को इंस्टॉल करना जरूरी है। तो अपने सिस्टम में मैकेफी, नेट प्रोटेक्टर, क्विक हिल, अवेरा जैसे बहुत सारे पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको इंस्टॉल करना जरूरी होता है। जो आपको पसंद का हो वो एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो, ताकि आपका सिस्टम जो है वो वायरस अफेक्टेड ना हो, वायरस फ्री हो, है ना। नाउ कोई भी एरर मैसेज यदि आता है, जैसे फाइल आप एक्सेस कर रहे हो, जो फाइल आपके कंप्यूटर सिस्टम में है, अब सपोज मान लो कि वो फाइल एक्सीडेंटली डिलीट हो गई, अब आप उस फाइल को सर्च कर रहे हो, वो मिल ही नहीं रही है, ऊपर एरर आ रही है, फाइल नॉट फाउंड। अगर वो एरर आपने सही से समझ लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको समझ में आ जाएगा कि दैट फाइल इज नॉट एग्जिस्ट इन योर सिस्टम, राइट। तो जो भी एरर मैसेजेस आते हैं उसको क्लियरली देखो और समझो और उनको ध्यान रखो। फॉर एग्जाम्पल आपका कीबोर्ड कनेक्टेड नहीं है और वहां पर लिखा हो रहा है अनरिकॉग्नाइज्ड योर हार्डवेयर डिवाइस, या पेन ड्राइव लगाते हो, कभी कभी पेन ड्राइव भी नहीं लगती है, अनरिकॉग्नाइज्ड लिखा हुआ आता है, इट मींस कि कहीं ना कहीं कनेक्शन में प्रॉब्लम होती है। तो वो एरर मैसेजेस को आपको ध्यान में रखना होता है। तो इन सारी चीजों को यदि आप ध्यान रखोगे तो आप सिस्टम पे प्रॉपर्ली वर्क कर पाओगे। और ये सारी चीजें हमने ट्रबल शूटिंग वाले चैप्टर में पढ़ी हैं डिटेल में, है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक इफ मॉनिटर इज नॉट शोइंग एनी डिस्प्ले और द स्क्रीन इज ब्लैंक। अब बहुत जेन्युइन सी प्रॉब्लम है जो जनरली देखी जाती है। आपने सिस्टम स्टार्ट किया बट मॉनिटर पर कोई भी डिस्प्ले ही नहीं आ रहा है मैम, तो क्या करें? या फिर आपकी स्क्रीन ब्लैंक है,
होता है कि नहीं, जनरली होता है। तो इसके लिए क्या करोगे, कौन से स्टेप्स आपको लेनी चाहिए? तो फिलहाल यहाँ पे यदि ऐसा होता है कि आपके मॉनिटर पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा होता है, देन फर्स्ट चेक द कनेक्शन, फर्स्ट चेक द कि मॉनिटर में इलेक्ट्रिसिटी पावर भी आ रहा है कि नहीं, पावर सप्लाई हो रहा है कि नहीं। यदि मॉनिटर में पावर सप्लाई होगा तो आपको सिग्नल्स दिखेंगे, है ना, आपका जो मॉनिटर है उसमें एक ब्लिंक करेगी लाइट, ठीक है, यदि आप में इसमें सिग्नल्स आ रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि भाई इसमें पावर सप्लाई है कि नहीं। दूसरी बात ये कि यदि मॉनिटर चल रहा है, मॉनिटर में पावर सप्लाई हो रही है, तो अब ये चेक करोगे कि ये सीपीयू से कनेक्टेड है कि नहीं। अगर सीपीयू से कनेक्टेड होगा तभी आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो सेकेंडली आपको ये चेक करना है कि जो वीजीए केबल है वो बेसिकली ये आपने एचडीएम केबल लगा रखी है तो वो आपके मॉनिटर से प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं, तभी तो सीपीयू से जो भी सिग्नल्स होंगे वो मॉनिटर तक पहुंच पाएंगे, राइट। इफ इट इज, यदि ऐसा होता है, देन आई वुड ट्राई यूजिंग अ डिफरेंट केबल मॉनिटर टू आइडेंटिफाई वेदर द इशू लाइज विद द मॉनिटर केबल और सिस्टम। यदि मॉनिटर की केबल या सिस्टम से रिलेटेड कोई इश्यूज होता है तो हम क्या करते हैं कि केबल बदल देते हैं। कभी कभी होता है ना, वीजे केबल के अंदर जो बहुत छोटी छोटी सी पिन्स होती है वो यदि मुड़ जाती है, टर्न हो जाती है, एक आधी मिस होती है, तो उस वजह से भी आपका मॉनिटर वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि बेसिकली सारे फिजिकल कनेक्शंस जो होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के वो सही हो, है ना। एक और रीजन हो सकता है कि आपने चेक कर लिया सारी चीजें कनेक्टेड है, मैम सब बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन पता नहीं फिर भी मॉनिटर पर डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो बेटा यहाँ पे मॉनिटर में डिफेक्ट हो सकता है। आप ये कभी कभी मॉनिटर्स पे लाइंस आने लग जाती हैं तो वो मॉनिटर की स्क्रीन में प्रॉब्लम होती है, तो आपको जरूरी से जरूरी इसको रिपेयर करवाओ या फिर आप उसको चेंज करो, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आ गया। नाउ व्हाट वुड यू डू व्हेन योर कीबोर्ड और माउस इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। अब समटाइम्स आपका कीबोर्ड माउस भी रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो क्या करोगे। अभी देखो ये जो इंडिविजुअल क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये ऐसे इंडिविजुअल क्वेश्चन 2 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं, तो गेट रेडी फॉर दिस। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, हम हमारे रियल लाइफ में इन सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि एग्जाम में यदि पूछ लिया तो आंसर क्या लिख कर आओगे, और बहुत सिंपल आंसर आपको लिख कर आना होता है। अभी कीबोर्ड माउस रेस्पॉन्स नहीं करेंगे तो क्या करोगे, ऑब्वियसली बात है केबल चेक करोगे सबसे पहले, केबल कनेक्टेड है या नहीं। अगर केबल कनेक्टेड नहीं होती है, इफ योर कीबोर्ड माउस इज नॉट वर्किंग, यू जस्ट रिकनेक्ट देम टू द सिस्टम, ट्राई डिफरेंट यूएसबी पोर्ट। अभी सिस्टम में पीछे मदरबोर्ड में सिर्फ एक ही कीबोर्ड और माउस का स्विच नहीं होता है, पोर्ट नहीं होता है, 2 से 4 वो यूएसबी पोर्ट देके रखते हैं, ठीक है। तो आप दूसरे यूएसबी पोर्ट में ट्राई कर सकते हो सकता है कि यूएसबी पोर्ट खराब हो, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पहले तो उसका कनेक्शन, दूसरा यूएसबी पोर्ट, तीसरा आप यहाँ पे चेक करो कि कहीं कोई सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग इश्यूज तो नहीं है, क्योंकि हर एक हार्डवेयर के ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं, उन ड्राइवर्स को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, है ना जी। तो क्या ड्राइवर इश्यूज तो नहीं है। इफ दे आर वायरलेस, यदि वायरलेस माउस है तो आपको उसका बैटरीज वगैरह कनेक्शन चेक करने होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो वायरलेस माउस होते हैं या तो फिर वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं, उसमें एक अलग से ब्लूटूथ डिवाइस दिया रहता है, डोंगल टाइप, जिसको आप कनेक्ट करते हो, तब जाके वो जो है फ्रीक्वेंसी पकड़ता है और वायरलेस के अकॉर्डिंग काम करता है, उसमें बैटरीज भी लगी होती है, तो आप बैटरीज को भी चेक करवा सकते हो, अंडरस्टूड दिस थिंग। तो ये कुछ इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से आपके कीबोर्ड और माउस को आप प्रॉपरली एक्सेस नहीं कर पाते हो। नाउ व्हाट ट्रबल शूटिंग स्टेप्स वुड यू विल यू टेक व्हेन द प्रिंटर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अभी भाई प्रिंटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती हैं मैम, जब हम प्रिंटिंग करने जाते हैं या तो पेज प्रिंट नहीं हो रहा होता है, या पेपर फिल्ड नहीं होते पेपर ट्रे में, या प्रिंटर में कुछ इश्यूज आ जाते हैं कि वो कमांड ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है, ऐसे बहुत से इश्यूज होते हैं। तो उस टाइम पे आप कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करोगे। तो यहाँ देखो, व्हेन प्रिंटर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग आई वुड इंश्योर इट इज पावर्ड ऑन, प्रॉपरली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसका कनेक्शन चेक करेंगे कि सीपीयू से जो प्रिंटर की केबल है वो प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं। अब यदि नेटवर्क में आपका प्रिंटर कनेक्टेड है, सपोज 10 सिस्टम कनेक्टेड है, ठीक है, ये 10 सिस्टम जो है आपके प्रिंटर से कनेक्टेड है, मान लो कि 2 से 3 या इस तरीके से ये प्रिंटर आपका लगा हुआ है यहाँ पर। तो अब आपने 1 नंबर के सिस्टम से कमांड दी प्रिंटिंग, और यहाँ पे तो प्रिंट ही नहीं हुआ मैम। 2 नंबर के सिस्टम से प्रिंट कमांड दी, 2 नंबर से भी प्रिंट नहीं हो रहा है। समथिंग ऐसी कुछ यदि प्रॉब्लम्स आप देखते हो, सो चेक द प्रिंटर क्यू फॉर एरर्स। ये चेक करो कि प्रिंटर के पास पहले से कितनी प्रिंटिंग कमांड्स हैं, है ना, क्यों एरर जनरेट हो रहा है। यदि प्रिंटर के पास बहुत सारी कमांड्स दी हुई है प्रिंटिंग की, तो वो आपकी जो प्रिंटिंग रिक्वेस्ट है उसको क्यू में रखेगा, पहले दूसरी प्रिंट निकालेगा, फिर आपकी प्रिंटिंग जो होगी वो कंप्लीट होगी। नाउ रीस्टार्टिंग बोथ द प्रिंटर इन कंप्यूटर। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने कमांड दे दिया लेकिन प्रिंटर प्रिंट ही नहीं कर रहा है, तो एक बार रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट करने से काफी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि क्या होता है भाई, कंप्यूटर के पास भी बहुत सारी प्रोसेस होती है जो वो इंटरनली एग्जीक्यूट कर रहा होता है, अंडरस्टूड दिस थिंग। तो वहां पे हमें सम
सम टाइम जरूरत होती है कि हम सिस्टम को रीस्टार्ट करें, एज वेल एज रीइंस्टॉलिंग द प्रिंटर ड्राइवर्स। कभी कभी प्रिंटर के ड्राइवर्स में भी प्रॉब्लम आ जाती है। हो सकता है आपने प्रिंटर तो कनेक्ट कर लिया लेकिन उसका ड्राइवर तो इंस्टॉल ही नहीं करा, तो प्रिंटर काम कैसे करेगा? प्रिंटर को काम करवाने के लिए उसका सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करना जरूरी होता है, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आ सके कि भाई आपने कोई नया डिवाइस है जो अपने कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट किया है और इसका क्या काम है। ओके जी, चलिए तो समझ में आ गया। नाउ हाउ कैन यू चेक द आईपी एड्रेस ऑफ अ प्रिंटर कनेक्टेड थ्रू अ वायरलेस कनेक्शन? अभी देखो वायरलेस कनेक्शन में आपने सपोज कि हम मान ले राउटर के थ्रू एक वायरलेस कनेक्शन लिया हुआ है। अब उस वायरलेस कनेक्शन में आपको अपने प्रिंटर के लिए आईपी एड्रेस को चेक करना है, तो कैसे चेक करोगे? सो टू चेक द आईपी एड्रेस ऑफ वायरलेस प्रिंटर आई कैन प्रिंट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पेज डायरेक्टली फ्रॉम द प्रिंटर सेटिंग्स मेन्यू और एक्सेस द राउटर्स कनेक्टेड डिवाइस लिस्ट टू द फाइंड प्रिंटर्स आईपी। बहुत सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे या तो क्या कर लो, यहाँ पे प्रिंटर का जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पेज होता है बेसिकली उसको प्रिंटर्स की सेटिंग्स में से जाके प्रिंट कर लो, तो उसमें आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। या फिर आप राउटर जो कनेक्ट किया हुआ है, नेटवर्किंग डिवाइस जो कनेक्ट किया हुआ है, वहां से भी प्रिंटर का आईपी एड्रेस जो है फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? तो ये दो तरीके होते हैं। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, व्हाट स्टेप्स डू यू नीड टू टेक टू चेंज द डिफॉल्ट प्रिंटर? अब आप सोच रहे हो मैम सारे क्वेश्चंस तो ट्रबल शूटिंग के ही। बेटा ट्रबल शूटिंग एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो बेसिकली बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, और ये जितनी प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रही हूँ ना यहाँ पे ये जनरली अकर होती है और इसके क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अभी यहाँ जितने क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना, ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं। अभी यही सेम क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया गया कि XYZ इज अ कंपनी, वहां पर नेटवर्क में कुछ 10 से 15 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं और किसी एक सिस्टम में आपको डिफॉल्ट प्रिंटर को सेट करना है, तो आप कैसे करोगे? तो दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। या फिर एक स्कूल में कंप्यूटर लैब है जहां पे 50 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है एक नेटवर्क में, किसी XYZ एक स्टूडेंट है जिसको डिफॉल्ट कंप्यूटर सेट करना है, तो हाउ कैन यू सजेस्ट, व्हाट आर द स्टेप्स टू डू दिस? आप उस बच्चे को कैसे सजेस्ट करोगे? एज अ टीचर, एज ए फ्रेंड आपको बताना होगा। तो ये चीजें जो मैंने अभी आपको कही ना, इसको नोट डाउन कर लो। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम। फिर बोलना मत कि मैम आपने नहीं बताया था, ठीक है जी, क्योंकि इस बार के पेपर पैटर्न में बदलाव हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। अब क्योंकि आप क्लास 11th में हो तो डिपेंड्स ऑन योर टीचर जो आपको आईटी पढ़ाता है स्कूल में, कि वो पेपर किस पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाता है। वैसे पैटर्न आपका बोर्ड एग्जाम का ही फॉलो किया जा रहा है और बोर्ड एग्जाम के सैंपल पेपर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जो भी बच्चे क्लास 11th में अपने सीनियर्स को बता देना बेटा जी क्लास 12th के आईटी, एआई, आईपीसीएस सभी के सैंपल पेपर्स आ चुके हैं, जिसके वीडियोस बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, है ना जी। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि डिफॉल्ट प्रिंटर कैसे सेट करते हो? सो टू चेंज द डिफॉल्ट प्रिंटर आई वुड गो टू द कंट्रोल पैनल एंड सेटिंग्स। देखो जितनी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स होती है पहले भी बता चुकी हूँ, कंट्रोल पैनल से ही होती है। जैसे आपके मोबाइल फोन में सेटिंग्स ऑप्शन होता है ना, वैसे ही हमारे कंप्यूटर्स में कंट्रोल पैनल ऑप्शन होता है। बहुत से कंप्यूटर्स में सेटिंग्स नाम से भी ऑप्शन मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होते चले जा रहे हैं तो नाम चेंज होते जा रहे हैं ऑप्शंस के, है ना। तो कंट्रोल पैनल की बात कर लो या आप सेटिंग्स की बात कर लो, आपको जाना वहीं पर ही है ना। सेटिंग्स में जाके डिवाइस एंड प्रिंटर्स पे जाना है, राइट क्लिक करना है और जो आपका प्रिंटर है डिफॉल्ट प्रिंटर वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और उस पे जाकर एक ऑप्शन मिलेगा चेक बॉक्स वाला जिस पे लिखा होगा सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर। क्या लिखा होगा? सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर। इस चेक बॉक्स को चेक कर लोगे तो जो भी प्रिंटर आप सिलेक्ट करोगे ना वो एक डिफॉल्ट प्रिंटर बन जाएगा। अभी डिफॉल्ट प्रिंटर का क्या काम होता है मैम? जब भी कोई प्रिंटिंग दोगे ना, कोई से भी सिस्टम से कोई सी भी प्रिंटिंग आएगी तो वो उसी एक प्रिंटर से निकलेगी जिसको आपने डिफॉल्ट सेट किया हुआ है। मान लो कि आपके नेटवर्क में 10 तो सिस्टम्स है, 2 प्रिंटर कनेक्टेड है, तो आपने किसी एक प्रिंटर को डिफॉल्ट प्रिंटर बनाया हुआ है, तो अब जब भी किसी सिस्टम से प्रिंटिंग कमांड दी जाएगी तो वो पहले ही सिस्टम से निकलेगी जिसको डिफॉल्ट बनाया होगा, ठीक है। तो डिफॉल्ट का मतलब समझ में आ गया। Now, 7th question. What would be the reason for the print jobs being sent to the wrong printer? अभी ये भी होता है कि आपने डिफॉल्ट प्रिंटर तो एक को सेट किया हुआ और दूसरे प्रिंटर पे आप प्रिंटिंग कमांड दे रहे हो, तो जब आप किसी पर्टिकुलर रॉन्ग प्रिंटर को जो कि सेट नहीं है उस पे यदि प्रिंट कमांड देते हो तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं? तो व्हाट विल बी द आंसर? इसका आंसर क्या लिख कर आओगे? देखो, प्रिंट जॉब्स में बी सेंट टू द रॉन्ग प्रिंटर इफ द रॉन्ग प्रिंटर इज सेट एज डिफॉल्ट। यदि रॉन्ग प्रिंटर को आपने डिफॉल्ट सेट कर दिया जो कि कनेक्टेड ही नहीं है नेटवर्क में, ठीक है, तो आपका जो प्रिंट जॉब है वो क्या होगा? रॉन्ग प्रिंटर तक जाएगा। इफ द यूजर मिस्टेकनली सिलेक्ट्स अनदर प्रिंटर फ्रॉम द लिस्ट व्हाइल प्रिंटिंग, सपोज मान लो कि HP का लेजर प्रिंटर जो है आपका डिफॉल्ट प्रिंटर है, इसको आपने डिफॉल्ट प्रिंटर सेट किया हुआ है। अब दूसरा कोई प्रिंटर है ना, दूसरा कोई प्रिंटर आपने कनेक्ट किया हुआ है, इंकजेट का दूसरा प्रिंटर नंबर 2, और आपने जो प्रिंट कमांड दे दी वो इस पर दे दी, तो ये तो डिफॉल्ट प्रिंटर था ही नहीं, है ना, आपने दूसरे रॉन्ग प्रिंटर पर कमांड दी हुई है। तो इस टाइम पर इस तरीके की एरर आती है कि प्रिंट जॉब्स इज ऑन रॉन्ग कंप्यूटर या योर प्रिंटिंग इज नॉट
नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड, ठीक है, इस तरीके से कुछ एरर जनरेट होती है। इट कैन ऑल्सो ऑकर ड्यू टू द इनकरेक्ट प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे इनकरेक्ट प्रिंटर करके भी एरर आती है। तो आपको वहां पे या तो उस प्रिंटर को सही सेट करो, और यदि उस प्रिंटर को सेट नहीं करना है तो आप सही जो सेटस डिफॉल्ट प्रिंटर है उस पर प्रिंटिंग दे सकते हो। तो दिस एरर ऑकर व्हेन यू जस्ट गिव द कमांड टू द इनकरेक्ट प्रिंटर, ओके, जो कनेक्ट नहीं होता है। नाउ व्हाट चेक्स वुड यू अंडरटेक व्हेन द स्पीकर इज नॉट वर्किंग? अभी आपके फोन में स्पीकर भी लगा होता है, मोबाइल में भी स्पीकर होता है, वहीं बात कर लें हमारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप, पीसीस में भी स्पीकर होता है। जब आप एक्सटर्नली कोई स्पीकर को कनेक्ट करते हो, यदि आपको साउंड आउटपुट चाहिए होता है और वो यदि काम नहीं कर रहा होता है, तो क्या चेक करोगे? सबसे पहले बताओ, आपने वीएलसी प्लेयर पर कोई वीडियो या कोई ऑडियो चलाई और यदि उसका साउंड आपको नहीं सुनाई दे रहा है, तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू चेक, फर्स्ट हम चेक करेंगे उसका केबल, यदि केबल सही लगा है कि नहीं, सीपीयू में यदि आपने स्पीकर का केबल लगाया है तो वो सही है कि नहीं, यही चेक करोगे ना। आई वुड चेक द वॉल्यूम सेटिंग्स, दूसरी बात उसकी वॉल्यूम सेटिंग्स को चेक करोगे। वॉल्यूम भी कहीं म्यूट तो नहीं है, वॉल्यूम कम तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि हम वॉल्यूम भी चेक करेंगे, है ना। फिर चेक करेंगे अगर वॉल्यूम बढ़ाने के बाद भी आवाज नहीं आ रही है तो आप उसका कनेक्शंस को चेक करोगे। वेरीफाई दैट इट इज सिलेक्टेड एज अ डिफॉल्ट ऑडियो डिवाइस। अब यहाँ स्पीकर भी बहुत सारे होते हैं, एक इनबिल्ट आपके सिस्टम में भी स्पीकर होता है, एक्सटर्नल स्पीकर भी आप चेक करते हो। तो आप जिस स्पीकर से वॉइस सुनना चाहते हो वो सिलेक्टेड भी है कि नहीं, है ना, तो यहाँ भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप ये चेक करो कि आपका जो डिफॉल्ट ऑडियो डिवाइस है वो चेक है कि नहीं, वो सिलेक्टेड है कि नहीं। नाउ चेक द सिस्टम फॉर ऑडियो ड्राइवर इश्यूज। अब इन सारी चीजों को चेक करने के बाद में यदि सारी चीजें सही है, वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, पिन भी सही से कनेक्टेड है, डिफॉल्ट स्पीकर भी सिलेक्टेड है, फिर भी आवाज नहीं आ रही है, तो 100% कि उस स्पीकर का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा। उस स्पीकर को ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा कि भाई ये भी एक डिवाइस है जो आपके सिस्टम से कनेक्टेड है और उसके थ्रू क्या काम करवाना है। तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो ड्राइवर्स होते हैं, वो इंस्टॉल होना जरूरी होता है, ठीक है। तो चाहे बात करूं प्रिंटर की, कीबोर्ड की, मॉनिटर की, यूएसबी ड्राइव्स की, या फिर हम स्पीकर की, कोई सा भी आउटपुट डिवाइस जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से कोई भी हार्डवेयर, कोई भी किसी को भी जब आप अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हो ना, तो उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल होना बहुत जरूरी होता है, तभी वो प्रॉपरली काम कर पाते हैं। नाउ व्हाट आर द ट्रबल शूटिंग स्टेप्स टेकन व्हेन एन एप्लीकेशन फ्रीजेस? अभी ये भी एक एरर आती है मैम कि कोई एप्लीकेशन आप स्टार्ट कर रहे हो, मान लो कि आपने नोटपैड स्टार्ट किया, मान लो कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने पाइथन स्टार्ट किया, अब वो स्टार्ट तो हुआ लेकिन वो जो एक सर्कल है ना वो कंटिन्यूअसली घूमता ही चला जाता है, ठीक है, होता है ना, प्रोसेसिंग वाली स्टेप आपको दिखती रहती है ऑल टाइम, एप्लीकेशन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, वही फिक्स हो गया है, ठीक है, फ्रीज हो चुका है, तो क्या करोगे? सो व्हेन एन एप्लीकेशन फ्रीजेस आई वुड ट्राई टू वेट फॉर द रेस्पॉन्ड। आपको वेट करना है जब तक कि वो रेस्पॉन्ड कर रहा है तब तक, ठीक है। वहां पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम एक एरर रेज करता है कि एप्लीकेशन इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, वेट फॉर रेस्पॉन्ड या क्लोज या वेट, ऐसे दो ऑप्शंस आपके सामने आते हैं जब कोई एप्लीकेशन रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये एरर आपको जनरेट करके देता है। अब वहां पे आप पे डिपेंड करता है कि आपको उस एप्लीकेशन को क्लोज करना है या एप्लीकेशन रेस्पॉन्ड करे तब तक के लिए वेट करना है, ठीक है। सो इसके लिए जो रीजन हो सकते हैं, इफ इट डजंट, अगर ऐसा नहीं होता, आप वेट नहीं करते, तो आई वुड यूज टास्क मैनेजर टू क्लोज इट। समटाइम्स ऐसी एरर नहीं भी आती है और मान लो कि आपकी एप्लीकेशन फ्रीज हो गई, कुछ भी नहीं हो रहा है, आप कहीं भी क्लिक कर रहे हो, कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो, टास्क मैनेजर पे जाओ और उस एप्लीकेशन को, जितने टास्क करंटली चल रही हो सबको बंद कर दो, क्योंकि इंटरनली सिस्टम में बैकग्राउंड में भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो रन हो रही होती है, जिस वजह से आपका करंट एप्लीकेशन काम नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सारी करंट एप्लीकेशन को क्लोज कर देना होगा, जिससे कि बैकग्राउंड एप्लीकेशन को भी क्लोज कर देना, जिससे आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो सके और प्रॉपरली काम कर सके, आप उसमें फिर कोई भी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि मैम टास्क मैनेजर कहाँ मिलेगा, तो बेटा जी कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करोगे ना, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, तो टास्क मैनेजर आ जाता है जहां पे आपको सारी टास्क दिख जाती है, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट आई वुड रीस्टार्ट द एप्लीकेशन, और इसके बाद अपने एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करो, और रीस्टार्ट करने के बाद में यदि फिर भी प्रॉब्लम आता है, फिर भी वो एप्लीकेशन आपका रन नहीं कर रहा होता है, तो बेस्ट पार्ट इज कि आप उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके उसको फिर से रीइंस्टॉल करो, ठीक है। ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है यदि आपकी एप्लीकेशन रन नहीं होती है। और समटाइम्स ये भी प्रॉब्लम होती है कि आपके एप्लीकेशन को अपडेट की जरूरत होती है, जैसे आपके मोबाइल फोन में भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, बहुत सारी एप्लीकेशंस होगी, समटाइम वो एप्लीकेशन हैंग होने लगती है या स्टक हो जाता है आपका सिस्टम सिर्फ उसी एप्लीकेशन पे आकर, तो जरूरत होती है या तो स्टोरेज फिल हो रही होती है या आपको उस एप्लीकेशन को अपडेट करने की जरूरत होती है। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं, जिसको कैसे सॉल्व करना है वो देख लिया। नाउ 10th क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द पॉसिबल कॉज फॉर ऑल एप्लीकेशंस टू बी रनिंग स्लो? अभी समटाइम्स ये भी एप्लीकेशन आपने देखा होगा, ये भी प्रॉब्लम्स आती है
कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि आपके सिस्टम को ही स्लो कर देते हैं। आप स्टार्ट कर रहे हो, आपने सपोज मान लो कि MS वर्ड स्टार्ट किया, या आपको कोई स्लाइड्स बनानी है तो आपने पावरपॉइंट स्टार्ट किया। अब आपने स्टार्ट किया बट बहुत स्लो काम हो रहा है। आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया, बहुत देर में टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ हुआ, उसमें कुछ लिखना है तो बहुत देर बाद आप उसको टेक्स्ट विजिबल हो रहा है। ऐसे भी प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं कि आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो बट इट वर्क्स वेरी स्लो। So if all applications are running slow ना, it could be due to lack of available RAM। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपके सिस्टम में रैम में कमी है। ठीक है, आपको रैम का साइज बढ़ाना होगा। सपोज 2 GB रैम है तो आपको 4 GB इंक्रीज उसका साइज करना होगा। हाई नंबर ऑफ बैकग्राउंड प्रोसेसेस, जो बैकग्राउंड में सिस्टम में प्रोसेसेस चल रही है वो बहुत सारी है, तो आपको बैकग्राउंड प्रोसेसेस को कम करना होगा। कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा सिस्टम मेल फंक्शन करने लगता है। ठीक है, जिसमें वायरसेस, सबसे वायरसेस, ट्रोजन, वॉर्म्स वगैरह, ये कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो मेल फंक्शंस क्रिएट कर देते हैं, उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। स्टोरेज स्पेस आपका फिल हो जाता है, लो स्टोरेज डिस्क स्पेस होता है। हार्डवेयर एजिंग कंपोनेंट लाइक हार्ड ड्राइव वगैरह आपकी फिल होने लगती है, तो इस वजह से भी इस टाइप की एरर्स आती है कि जो एप्लीकेशंस आप ओपन कर रहे होते हो वो स्लो डाउन होने लगती है। ठीक है जी, तो आ गई बात समझ में, यहाँ तक अच्छे से। नाउ हाउ कैन वन फ्री डिस्क स्पेस ऑन द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर पे यदि आपको फ्री डिस्क स्पेस चाहिए तो आप कैसे कर सकते हो। देखो, ये सबसे बड़ा मसला होता है कि मैम डिस्क स्पेस बहुत जल्दी भर जाती है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर सिस्टम स्लो डाउन होने लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती है। तो डिस्क स्पेस को फ्री कैसे करें, तो सिंपल सी बात है भाई, डिस्क स्पेस को फ्री करना है तो जो अनयूज्ड एप्लीकेशंस है, जो अनयूज्ड फाइल फोल्डर्स है, उसको रिमूव करो, है ना। अब जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो ये कि मैम अनयूज्ड एप्लीकेशन फाइल्स को रिमूव तो कर दिया, फिर भी डिस्क स्पेस फ्री नहीं होती है, तो उसके लिए आपको जो रीसाइकल बिन होता है, जहां पे सारी फाइल्स जाके स्टोर हो रही है, डिलीटेड फाइल्स, बेटा रीसाइकल बिन को भी आपको एम्प्टी करना होता है, क्लीन करना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रीसाइकल बिन में भी जो फाइल्स है वो रीसाइकल बिन में भी तो जाके स्टोर हो रही है, वो भी तो कहीं ना कहीं हार्ड ड्राइव का एक पार्ट होगा, है ना। तो डिस्क स्पेस को फ्री करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी अननेसेसरी फाइल्स फोल्डर्स हैं, जितने अनयूज्ड प्रोग्राम्स हैं, उनको अनइंस्टॉल करो, उन्हें डिलीट करो, और वो यदि रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो रहे हैं तो आप यहां से रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर दो, या फिर आप इन्हें परमानेंटली डिलीट कर सकते हो कि वो रिसाइकल बिन में जाए ही नहीं। तो कंट्रोल डिलीट, शिफ्ट डिलीट से आप परमानेंटली भी फाइल फोल्डर्स को डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा अगर ये नहीं करना है तो अलग से टूल्स आते हैं, अलग से सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो डिस्क को क्लीन करने के लिए यूज होते हैं, जैसे डिस्क क्लीनअप सॉफ्टवेयर्स, जिसमें CC क्लीनर नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं जो अलग से आप इंस्टॉल कर सकते हो डिस्क स्पेस को फ्री करवाने के लिए। तो यही आंसर लिखकर आना है यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे सिंपल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्सन है जो किसी कंपनी में काम करता है और वहां पे उसके लैपटॉप में बहुत सारी ऐसी फाइल्स है जो कि अनयूज्ड एप्लीकेशन से, या उसका डिस्क स्पेस जो है फुल हो चुका है, तो आप उसको क्या रिकमेंड करोगे, कैसे वो अपने डिस्क स्पेस को फ्री करवा सकता है। तो ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ गेट रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हाउ डू वी रिमूव टेम्परेरी फाइल्स। ये क्वेश्चन भी बड़ा है जो अराइज होता है कि मैम आखिर टेम्परेरी फाइल्स को कैसे रिमूव करें। बहुत से लोग कहते हैं कि सिस्टम का यदि स्पेस फुल हो गया है तो बेटा टेम्परेरी फाइल्स को हटाओ, सिस्टम का यदि परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेरी फाइल्स को सबसे पहले रिमूव करो। आखिर ये टेम्परेरी फाइल्स होती क्या है। ये टेम्परेरी फाइल्स हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिकली क्रिएट होती चली जाती हैं, और इनको क्लीन करने के लिए आपको एक कमांड रन करनी होती है, %temp%। जैसे ही इस कमांड को रन करते हो ना तो सारी टेम्परेरी फाइल्स आपके सामने खुल जाती है, बस उसको डिलीट करना होता है, तो टेम्परेरी फाइल्स डिलीट जाती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये कमांड लिखे कहां। तो आपको पता है जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो तो एक रन ऑप्शन अवेलेबल होता है। जैसे ही रन ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो रन डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, जिस डायलॉग बॉक्स में आपको ये कमांड लिखनी होगी, टेम्प कमांड। ठीक है, और जब भी इस कमांड को रन करोगे तो टेम्परेरी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। अब यदि ये नहीं कर सकते तो इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है। हर काम को करने के कंप्यूटर में एक से ज्यादा तरीके होते हैं, है ना जी। तो टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करने के और भी तरीके होते हैं। या तो पहले आप रन डायलॉग बॉक्स में जाके %temp% कमांड को रन करके टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट कर दो, या फिर आप यू कैन ऐड डिस्क क्लीनअप और टूल्स लाइक CC क्लीनर टू रिमूव दिस फाइल्स ऑटोमेटिकली। वही बात मैंने कही कि जंक फाइल्स को और आपके टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट करने के लिए कुछ डिस्क क्लीनअप टूल्स भी अवेलेबल होते हैं, आप उनको भी इंस्टॉल करके ये काम करवा सकते हो। ठीक है, या सेटिंग्स में जाकर भी टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट कर सकते हो। 2 से 3 तरीके होते हैं। एंड
एंड होपफुली आपको अब क्लियर हो गया है। आपके सिस्टम में भी यदि टेम्परेरी फाइल्स है अभी तो उनको तुरंत जाकर डिलीट करो ताकि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज व्हाई इज डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन रिक्वायर्ड। आखिर ये डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्यों जरूरी होता है? अभी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन में भी कंफ्यूज होंगे, आखिर ये क्या होता है मैम? डिस्क क्लीनअप तो समझ में भी आ गया, लेकिन डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है? देखो, जब आप सिस्टम परचेज करने जाते हो ना, जब आपके सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा होता है, उस टाइम पे आपकी जो हार्ड ड्राइव है या आपने जो एसएसडी ड्राइव लगाई हुई है उसको आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। आपके घर पे आपके लैपटॉप पीसी में आपने देखा होगा सी ड्राइव डी ड्राइव होती होंगी, होती है कि नहीं? होती है ना बेटा जी। तो यही कहलाता है डीफ्रेगमेंटेशन। कि मान लो आपकी जो एसएसडी हार्ड ड्राइव है वो 1 टेराबाइट की है, तो आपने 500 जीबी में क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। 500 जीबी डेटा आप सी ड्राइव में स्टोर करोगे, 500 जीबी डेटा आप डी ड्राइव में स्टोर करोगे। और यहाँ पे किस टाइप का डेटा स्टोर करवाने वाले हो वो भी आपने डिसाइड कर दिया कि भाई सी ड्राइव में सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एप्स वगैरह इंस्टॉल हो जाएंगे और डी ड्राइव में जितने भी फाइल्स फोल्डर्स आप इंस्टॉल करने वाले हो वो सब यहाँ आके स्टोर होगा। मान लो आपने एमएस वर्ड पावर पॉइंट में जो भी फाइल्स बनाई हुई है या कोई इमेज फाइल है या कोई ग्राफिक्स फाइल है, वो सब डी ड्राइव में जाके सेव होगी। जितने भी एप्लीकेशन है, वीएलसी प्लेयर वगैरह या जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो सभी सी ड्राइव में जाके स्टोर होंगे, ताकि आपको कोई भी चीज को ढूंढने में परेशानी ना हो और आपके सिस्टम में सारी चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। जैसे आपके वार्डरोब में आप सेक्शन कर देते हो ना कि एक सेक्शन में आपके क्लॉथ्स होते हैं, एक सेक्शन में आपके जो भी अदर मटेरियल होता है वो आप रखते हो, ताकि आप जैसे ही वार्डरोब खोलो तो आपको कहाँ से शर्ट उठानी है, कहाँ से आपको अपने अदर मटेरियल्स उठाने वो पता चल जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर हार्ड ड्राइव को भी रीअरेंज करते हैं बाय यूजिंग डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। इट इज रिक्वायर्ड टू रीऑर्गेनाइज स्कैटर्ड डेटा ऑन द हार्ड ड्राइव टू improve speed and efficiency. Okay, it can be done using the built-in defragment and optimized drives tool अवेलेबल इन विंडोज में कुछ ये टूल्स होते हैं जहां से आप इसको कर सकते हो। या फिर आप एट द टाइम ऑफ सिस्टम मैन्युफैक्चर और असेंबल टाइम ना, उस टाइम पे भी जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इंस्टॉल कर रहे होते हो या आप अपने सिस्टम को फॉर्मेट करते हो, एट दैट टाइम भी आप ये डिफ्रेगमेंटेशन का काम करवा सकते हो। ठीक है, नाउ व्हाट स्टेप्स डू वी टेक टू रिमूव अनयूज्ड शॉर्टकट्स एंड प्रोग्राम डिवाइसेस। अब मैम देखो, ये तो देख लिया कि टेम्परेरी फाइल्स रिमूव करना है, जंक फाइल्स रिमूव करना है, तो क्या करना है, बट ऐसा भी होता है कि समटाइम्स आपको कुछ शॉर्टकट्स को रिमूव करना है। अभी शॉर्टकट्स कभी कभी अपने आप भी बन जाते हैं। आप देखते हो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन फुल ऑफ शॉर्टकट से होती है, जो एप्लीकेशंस यूज करो पूरा डेस्कटॉप स्क्रीन आधे से ज्यादा आपका शॉर्टकट से भरा होता है। उनको यदि रिमूव करना है तो क्या करोगे? या कुछ ऐसी सर्विसेज, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोसेसेस जो बैकग्राउंड में चल रही है, तो उनको रिमूव करना है तो क्या करना है? उसके लिए आपको क्या करना है, डेस्कटॉप स्क्रीन से स्टार्ट मेन्यू से जाकर आप क्या कर सकते हो, शॉर्टकट्स को रिमूव करो, राइट क्लिक करो, रिमूव पे क्लिक करो, रिमूव हो जाएंगे, है ना। और अनवांटेड प्रोग्राम सर्विसेज जो आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में कुछ सर्विसेज चल रही है वो नहीं चलना चाहिए, या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो ओपन है उसको क्लोज करना है, उसको रिमूव करना है, तो आपको टास्क मैनेजर से जाकर उसे रिमूव करना होगा। टास्क मैनेजर कैसे ओपन करना है बता चुकी हूँ। इसके अलावा ये भी नहीं करना है तो ms config कमांड को रन करना होगा। ms config कमांड आपको अगेन कहाँ रन करनी है, वही रन डायलॉग बॉक्स में जाके जहां पे temp कमांड रन किया था वही ms config को रन करोगे तो जितने भी एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स ओपन हो गए वो सब डिसेबल हो जाएंगे, वो सभी क्लोज हो जाएंगे। ठीक है जी, तो आ गई बात समझ में। कम टू द नेक्स्ट, हाउ वी कैन चेक द नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। देखो अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि हम गूगल स्टार्ट करते हैं या हम जीमेल आईडी ओपन करने जाते हैं, लेकिन लिखा हुआ आ जाता है ट्राई टू कनेक्ट नेटवर्क डिवाइस, है ना, या ट्राई टू कनेक्ट योर डिवाइस टू नेटवर्क या रिकनेक्ट द नेटवर्क। ऐसा कुछ एरर आपको जनरली देखने को मिलता है। तो ये एरर क्यों आती है? जब आपका कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता है। ये कैसे पता चलता है, कैसे जानते हो? जो टास्क बार होती है ना डेस्कटॉप स्क्रीन पे, वहां पे कुछ इस तरीके का सिंबल आता है जो ये बताता है कि आपका डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है। या फिर जब आपका सिस्टम नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है तो ऐसा पीसी जैसा एक सिंबल शो होता है और यहाँ पे एक लाइट आपको शो रही होती है, एक डॉट लगा होता है, ये बताता है कि आपका सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टेड है। यदि यहाँ पे ऑरेंज कलर की लाइट ब्लिंक हो रही है मतलब सिस्टम नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है। तो हम ये नेटवर्क आइकन देख के समझ जाते हैं मैम कि हमारा सिस्टम नेटवर्क से कनेक्ट है या नहीं है। और यदि ये नहीं होता है तो इसके अलावा भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है आई कैन चेक द नेटवर्क कनेक्टिविटी बाय लुकिंग एट द नेटवर्क आइकन ऑन द टास्क बार। इसके अलावा आप पिंग कमांड का यूज कर लो। कौन सी कमांड? पिंग। ओके, पिंग कमांड आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे लिख देनी है, जिससे आपका सिस्टम नेटवर्क में कनेक्टेड है या नहीं है उसका पूरा नेटवर्क स्टेटस शो हो जाएगा। या फिर आप कंट्रोल पैनल में जाके सेटिंग्स में जाओगे, वहां से भी आप नेटवर्क स्टेटस को देख सकते हो। तो 3 से 4 तरीके होते हैं नेटवर्क स्टेटस चेक करने के कि आपका सिस्टम नेटवर्क में कनेक्टेड है या नहीं। पिंग कमांड, कंट्रोल पैनल में जाके सेटिंग्स में से जाके नेटवर्क चेक करो, या टास्क बार में भी नीचे आपको विजिबल होता है कि आपका सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टेड है या नहीं है।
नाउ एक्सप्लेन हाउ वुड यू चेक द वैलिडिटी ऑफ आईपी एड्रेस। अभी देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि भाई आईपी एड्रेस की वैलिडिटी क्या है, चेक करना है। अभी बहुत से बच्चे होंगे जो आईपी एड्रेस में ही कंफ्यूज होंगे कि आखिर आईपी एड्रेस होता क्या है। तो सुनो, आईपी एड्रेस वो एड्रेस होता है जो इंटरनेट पर हर एक कंप्यूटर को रिकॉग्नाइज करता है उसके आईपी एड्रेस से, उसके एड्रेस से। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप जहां रहते हो आपको आपके घर के एड्रेस से जाना चाहता है, आपका फ्रेंड का घर का एड्रेस अलग होता है, वैसे ही इंटरनेट पे जितने कंप्यूटर्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं उनको नोड्स कहते हैं और उनको पहचानते हैं उनके एड्रेस से, जो आईपी एड्रेस कहलाता है। वो कुछ इस तरीके से होता है, देखो इस तरीके से आपका जो आईपी एड्रेस है वो डिवाइड होता है कुछ नंबर्स के साथ में डॉट से सेपरेट होकर, ठीक है। अब इस आईपी एड्रेस की यदि वैलिडिटी चेक करना है तो क्या करोगे, वैलिडिटी चेक करना है तो आप या तो आईपी कॉन्फिग कमांड का यूज कर लो। कौन सी कमांड बता रही हूं मैं, आईपी कॉन्फिग। आईपी कॉन्फिग कमांड से हम आईपी एड्रेस की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। और प्रीवियसली हमने पढ़ा पिंग कमांड जिससे हम नेटवर्क स्टेटस चेक कर सकते हैं। माई कॉन्फिग जहां से जाके आप करंट एप्लीकेशन को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, डिसेबल करवा सकते हो। परसेंटेज टैम्प, परसेंटेज से आप टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट कर सकते हो। अभी ये चारों जो है ना ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है, तो गेट रेडी फॉर दिस। क्वेश्चंस आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है। तो चाहो तो आप आईपी कॉन्फिग कमांड को रन कर लो, तो जो भी असाइंड आईपी एड्रेस है वो सब आपको विजिबल हो जाएंगे। वहां से आप अपने करेक्ट रेंज ऑफ आईपी एड्रेस को चेक कर सकते हो, कनेक्टिविटी को चेक भी करवा सकते हो बाय यूजिंग पिंग कमांड अगेन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ विल यू चेक वेदर द नेटवर्क फ्लाई लीड इज वर्किंग प्रॉपरली। अभी नेटवर्क फ्लाई लीड मीन्स व्हाट, कि जो नेटवर्क लैन केबल आपके राउटर से निकली हुई है वो यदि आपके सिस्टम से प्रॉपरली कनेक्ट है या नहीं है, वो सही से काम कर रही है या नहीं, उसकी चेकिंग कैसे करोगे, वो सही से यूज में आ रही है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो मान लो कि आपके सिस्टम में जो नेटवर्क फ्लाई लीड लगी हुई है वो कनेक्टेड तो है बट नेटवर्क एक्सेस नहीं कर पा रहे हो आप, तो क्या करोगे, आप ये चेक करोगे दूसरे सिस्टम में उस नेटवर्क लीड को लगा के देखोगे। यदि दूसरे सिस्टम में भी नेटवर्क नहीं आ रहा है मींस कि उस नेटवर्क केबल में ही परेशानी है, वो नेटवर्क केबल या तो डैमेज हो गई है या उस नेटवर्क केबल में कुछ फॉल्ट है ना, तभी किसी भी सिस्टम में आप नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, है ना जी। तो आप यहाँ पे उस नेटवर्क केबल को बदलोगे। ओके जी, तो वही लाइन यहाँ लिखा हुआ है कि टू चेक द नेटवर्क लीड वी वुड ट्राई टू यूज इट ऑन अनदर सिस्टम एंड रिप्लेस इट विथ वर्किंग केबल। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम उसको वर्किंग केबल से रिप्लेस कर लेते हैं, नई केबल को इंस्टॉल करते हैं और उस फॉल्टी केबल को हटा देते हैं, ठीक है। अब ये नेटवर्क फ्लाई लीड तो आपको क्लियर है ना, राउटर से जो एक केबल कनेक्ट होती है, राउटर में भी सिग्नल्स के लिए फ्लाई लीड्स लगी होती है, ठीक है। चलिए डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू चेक वेदर द नेटवर्क कार्ड इज वर्किंग और नॉट। अभी देखो नेटवर्क एक्सेस करने के लिए किसी सिस्टम में कुछ 3 से 4 चीजें होना जरूरी होता है। पहला तो नेटवर्किंग डिवाइस, चाहे राउटर हो मॉडेम हो वो। दूसरा नेटवर्क केबल, यदि आप वायर्ड कनेक्शन कर रहे हो तो नेटवर्क केबल के साथ में आरजे केबल कनेक्टेड होती है जो कि आपके सिस्टम में एक नेटवर्क पोर्ट होता है जहां नेटवर्क कार्ड के थ्रू आप उसको कनेक्ट करते हो। इसी के साथ में नेटवर्क ड्राइवर आपके सिस्टम में होना चाहिए ताकि उस नेटवर्क को एक्सेस कर सको। तो इतनी आसानी से नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते हो बेटा, इतनी सारी चीजें पहले होनी चाहिए। तो केबल में भी फॉल्ट आ सकता है, राउटर के कनेक्शन में फॉल्ट आ सकता है, नेटवर्क कार्ड में प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते हो, या हो सकता है कि नेटवर्क ड्राइवर ही इंस्टॉल ना हो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आपसे नेटवर्क कार्ड के लिए पूछ लिया, कैसे चेक करोगे। सो टू चेक द नेटवर्क कार्ड इज वर्किंग और नॉट वी वुड गो टू डिवाइस मैनेजर एंड इंश्योर देयर आर नो वार्निंग साइन नेक्स्ट टू द नेटवर्क अडाप्टर। डिवाइस मैनेजर में जाओगे, यदि वहां पे कोई भी नेटवर्क जो अडाप्टर से रिलेटेड कोई वार्निंग साइंस नहीं होता है तो आपका नेटवर्क कार्ड सही है। अदरवाइज वी चेक इट्स स्टेटस इन प्रॉपर्टीज। राइट क्लिक करके नेटवर्क प्रॉपर्टीज में जाके स्टेटस चेक करना, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ड्राइवर को री इंस्टॉल कर देना, नेटवर्क ड्राइवर जो होता है ना उसको री इंस्टॉल कर देना अनइंस्टॉल करके। जब री इंस्टॉल करोगे तो फिर काम बन जाएगा आपका, ठीक है। समझ गए क्या लिख कर आओगे आंसर। चलो अब बढ़ते हैं आगे। एक्सप्लेन दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। अभी देखो जितने भी क्वेश्चंस थे हमने ट्रबल शूटिंग के समझे। अभी ट्रबल शूटिंग के इतने क्वेश्चंस करवाने का सिर्फ एक रीजन था, क्योंकि इस पूरी यूनिट में ट्रबल शूटिंग वाला ही एकमात्र ऐसा चैप्टर है जहां से कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। और वो क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो सब मैंने बताया कमांड्स के साथ में, क्या क्या स्टेप्स हो सकती हैं वो भी आपको बताइए। तो क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे, एमसीक्यूज में पूछे, अब आप आंसर करने के लिए रेडी हो, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस चैप्टर से बन सकते हैं, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कंप्यूटर क्या होता है, कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, मेमोरीज क्या होती है, ये वो सारे क्वेश्चंस, ठीक है, जो आप 100% आंसर करके आओगे। अब जो क्वेश्चंस मैं बताने वाली हूँ वो सभी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपके पढ़े हुए क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन स्टिल इसमें कंफ्यूजन है मैम।
अभी ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर इस एकमात्र इकलौते क्वेश्चन से 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब वो 10 क्वेश्चंस क्या होंगे समझो। कंप्यूटर में एक्चुअली डेटा का फ्लो कैसे होता है, पहला क्वेश्चन। डेटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्जन कैसे होता है, कंप्यूटर में कितने यूनिट्स होते हैं, कंप्यूटर में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, कंप्यूटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कंप्यूटर में डेटा का फ्लो कैसे हो रहा है, ठीक है। इनपुट यूनिट्स क्या होती है, आउटपुट यूनिट्स क्या होती है, सीपीयू क्या होता है, सीपीयू में कौन कौन सी यूनिट्स होती है, किस यूनिट का क्या काम होता है, एलयू क्या होता है, सीयू क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, रैम रोम क्या होती है, ये सारे क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। समझ गए। तो जो क्वेश्चंस मैंने बताए वो सब यहां से आ सकते हैं, वो सब इसी टाइप के क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो गेट रेडी फॉर दिस। हम समझने वाले हैं अब ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये समझ गए तो पूरा खेल खत्म। ठीक है, देखो जब ब्लॉक डायग्राम की बात आती है तो यहाँ पे एक्चुअल में हम डेटा का फ्लो देखते हैं कि जो भी डेटा हम एंटर करते हैं वो रॉ डेटा होता है, और एंटर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो होता है इनपुट यूनिट। कंप्यूटर एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है बेटा। अब वो प्रिंसिपल है क्या, वो प्रिंसिपल है आईपीओ। आईपीओ मतलब पहले आपको डेटा को इनपुट करना होता है, वो डेटा आपका होता है प्रोसेस, और प्रोसेस होने के बाद में मैम हमें मिलता है क्या, आउटपुट। अब ये प्रोसेसिंग तभी होगी जब डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होगा। अरे भाई आपके पास भी ब्रेन में मेमोरी होती है, मेमोरी में जहां डेटा जाके स्टोर होता है। जब डेटा आपके मेमोरी में भी नहीं होगा तो आप कैसे उसको प्रोसेस कर पाओगे, कैसे चीजों को एनालाइज कर पाओगे, समझ पाओगे। बिल्कुल वैसे ही प्रोसेसर को भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए पहले उसको करना होता है स्टोर। तो कंप्यूटर कुल मिला के आईपीओ साइकिल पर बेस्ड है। ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है और कुछ 3-4 ऑपरेशन हम कंप्यूटर में परफॉर्म करते हैं। तो वंस वी एंटर द डेटा इनटू द इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट मतलब कीबोर्ड, माउस, दीज आर द कॉमन इनपुट यूनिट। यहां से जो भी डेटा इनपुट करोगे वो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास पहुंच जाएगा। अब जो असली हीरो होता है वो सीपीयू होता है। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सीपीयू मतलब सिर्फ एक कैबिनेट, तो बेटा ऐसा नहीं होता है। वो जो डब्बा दिखता है वो सीपीयू होता है, लेकिन उसके अंदर होता है एक छोटा सा डिवाइस जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं, है ना। और प्रोसेसर के अलावा भी कुछ यूनिट्स होती है जो यहाँ मिलकर काम करती है प्रोसेसिंग का। तो प्रोसेसर सीपीयू जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसमें होता है एक एएलयू यूनिट जिसका नाम है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कैलकुलेशन का काम करता है। दूसरी होती है कंट्रोल यूनिट जो कोऑर्डिनेशन का काम करती है, जो कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करती है। अब जैसे ही डेटा इनपुट हुआ तो वो गया प्राइमरी स्टोरेज के पास। स्टोरेज भी दो होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सीपीयू जिससे, प्रोसेसर जिससे कांटेक्ट करता है, जहां से डेटा उठाता है प्रोसेसिंग के लिए, वो होती है आपकी प्राइमरी स्टोरेज जिसका नाम है रैम। ठीक है, और सेकेंडरी स्टोरेज आपके एसएसडी हार्ड ड्राइव हो जाती है, जो सीपीयू से डायरेक्टली कांटेक्ट कभी भी नहीं करती है, जो बैकअप के लिए हार्ड ड्राइव, जो आपका परमानेंट स्टोरेज कहलाता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम प्राइमरी स्टोरेज की। प्रोसेसर को जब भी डेटा प्रोसेस करना है तो वो कहाँ से उठाएगा, रैम से। प्रोसेसिंग के बाद जो आंसर जनरेट होगा वो भी कहाँ जाके स्टोर होगा, वापस रैम में, और रैम से ही फिर आपको आउटपुट यूनिट पर आंसर मिलेगा। तो आंसर कहाँ मिलेगा आपको, मॉनिटर पर या प्रिंटर पर। तो मॉनिटर से सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट लेते हो, प्रिंटर से हार्ड कॉपी में आउटपुट लेते हो। तो जो डेटा आपने यहाँ पे एंटर किया था, जो रॉ डेटा था, वो आउटपुट यूनिट से आपको एज ए इंफॉर्मेशन मिलता है। मान लो कि आपने जो डेटा इनपुट किया है वो है आपने 2+2, वो डेटा जाके स्टोर हो गया प्राइमरी स्टोरेज में। प्राइमरी स्टोरेज के लिए आप डेटा को प्रोसेस करना है तो एएलयू के पास में 2+2 जनरेट हुआ और 4 जनरेट हो गया, मतलब एएलयू के पास में वो डेटा रैम से आ चुका है और एएलयू ने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, कैलकुलेशन कर दिया। अब ये जो 4 है वो वापस जाके मेमोरी में स्टोर होगा और मेमोरी से ही फिर वो आउटपुट यूनिट पे आपको शो होगा, दैट इज 2+2 = 4। और ये जो लेन देन का काम हो रहा है कि इनपुट यूनिट से डेटा लेना, प्रोसेसर तक पहुंचाना, मेमोरी में स्टोर करना, फिर आउटपुट यूनिट तक पहुंचाना, इसमें जो कोऑर्डिनेशन का काम कर रही है वो है कंट्रोल यूनिट, जो सिग्नल जनरेट कर रही है। अब मान लो आपको स्कूल से घर जाना है, घर से स्कूल आना है, तो घर यदि स्कूल का डिस्टेंस ज्यादा है तो आप क्या करते हो, आप स्कूल बस का यूज करते हो या कोई भी कन्वेंस यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई कन्वेंस यूज कर रहे हो ना आने जाने के लिए, बिल्कुल वैसे यहाँ पे डेटा के फ्लो के लिए, मेंटेन करने के लिए, डेटा इनपुट यूनिट से अरिथमेटिक यूनिट तक पहुंचे, प्रोसेसर तक पहुंचे, मेमोरी तक पहुंचे, सिस्टम बसेस यूज होती हैं। जो सिस्टम बसेस है जो डेटा को कैरी करती हैं और डिवाइसेस तक, अलग अलग डिवाइसेस तक, अलग अलग मेमोरी तक पहुंचाती हैं। ठीक है, तो सिस्टम बसेस है, ये जो आपको दिख रहा है ना एरोज, ये सिस्टम बसेस ही होती हैं जो ये काम कर रही होती हैं। ओके, तो समझ गए अल्टीमेटली। तो इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, इन 4 यूनिट का खेल है कंप्यूटर में, जिसके बेसिस पे आप ब्लॉक डायग्राम को समझ सकते हो। अब यदि एग्जाम में आया 3-4 नंबर में तो डायग्राम बना के आ जाना बेटा जी। ओके जी, चलिए अब समझते हैं कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट एज इट इज आते हैं। एएलयू और सीयू, इसका क्वेश्चन आता ही आता है। एएलयू क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कि
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंड और नॉट जैसे लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो आप कहते हो ना कि कंप्यूटर्स में मैम सारा काम बहुत क्विकली हो जाता है, आसानी से हो जाता है, सेकंड्स के अंदर जो है कंप्यूटर्स बड़े बड़े नंबर्स का कैलकुलेशन करके दे देता है। वो कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस एएलयू यूनिट। और कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेशन का काम करता है, डेटा फैच हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रोसेसर के पास पहुंचा है नहीं पहुंचा, इनपुट यूनिट से डेटा आया नहीं आया, आउटपुट यूनिट तक पहुंचा नहीं पहुंचा, ये सारे कोऑर्डिनेशन का काम, सीपीयू ने डेटा एग्जीक्यूट किया नहीं किया, ये पूरा काम कंट्रोल यूनिट का होता है। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम। अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैम, दो मेमोरी होती है, रैम और रोम, बट स्टिल वी कंफ्यूज्ड। यदि क्वेश्चन डिफरेंशिएट का पूछ लिया तो आप नहीं लिख कर आ पाओगे करेक्टली। यदि आपने वीडियो लेक्चर्स देखे तो आप आसानी से लिख दोगे, और नहीं देखे तो स्टिल आप कंफ्यूज्ड हो। देखो, रैम और रोम, वैसे अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरी होती है, वन इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज सीपीयू जो होता है, जो प्रोसेसर होता है, वो इसी मेमोरी से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करता है, इसलिए इसको मेन मेमोरी कहते हैं, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, जो डेटा को बैकअप लेने के लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम प्राइमरी मेमोरी, जो दो टाइप की मेमोरी होती है, रैम एंड रोम। अभी यदि मैं बात करूं रैम की, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो रैंडमली सीपीयू कभी भी एक्सेस कर लेता है प्रोसेसिंग के लिए, जिसमें डेटा को आप रीड और राइट दोनों कर सकते हो, जहां पे डेटा टेम्परेरली जाके सेव होता है। जब तक सीपीयू प्रोसेस कर रहा है तब तक ही डेटा रैम में बना होगा। मान लो कि बीच में लाइट चली गई तो डेटा प्रोसेसर के पास से भी चला जाएगा, रैम के पास से भी चला जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। यदि यूपीएस कनेक्टेड है तो फॉर टाइम रहेगा, अदरवाइज आपका जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है। इसीलिए रैम को कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। बट जब बात आती है रोम की, तो रीड ओनली मेमोरी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके डेटा को सिर्फ और सिर्फ आप रीड कर सकते हो, इसमें किसी तरीके की कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हो। अब इसका जो डेटा वो परमानेंटली बना रहता है, लाइट जाने के बाद भी बना रहता है। अब आप सोच रहे हो मैम ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। सुनो, जब आप सिस्टम स्टार्ट करते हो ना, तो एक बूटिंग प्रोसेस रन होती है। सबसे पहले जो प्रोसेस रन होती है वो कौन सी होती है? बूटिंग प्रोसेस। बिफोर अराइवल ऑफ डेस्कटॉप स्क्रीन, डेस्कटॉप स्क्रीन आने के पहले बूटिंग प्रोसेस रन होती है। उस बूटिंग प्रोसेस में ब्लैक या ब्लू कलर की स्क्रीन पर कुछ कोड चल रहा होता है, वही तो रोम में स्टोर होता है, उसी को तो रीड कर सकते हो। मान लो सिस्टम स्टार्ट किया, बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई और लाइट चली गई बीच में, तो जो डेटा है क्या वो लॉस्ट होगा? नहीं, क्योंकि वो परमानेंटली जाके रोम में स्टोर है। ठीक है, जो बायोस सेटअप आपका होता है वो रोम में स्टोर होता है, जहां पे सारे डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ठीक है जी, अब वापस लाइट आई और अब जब आपने फिर से सिस्टम को रीस्टार्ट किया तो वो प्रोसेस फिर से रीस्टार्ट हो गई, क्योंकि वो डेटा परमानेंटली स्टोर है, उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हो। डन। तो रोम परमानेंट एंड रैम टेम्पररी मेमोरी। रोम सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती है, लेकिन रैम सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट होती है। तो यदि हम बात करें वॉलेटाइलिटी की, तो रैम का डेटा डिलीट हो जाता है, पावर कट होने पर रोम का डेटा डिलीट नहीं होता है, तो इसलिए ये वॉलेटाइल, ये नॉन वॉलेटाइल। फंक्शंस की बात कर लें तो ये टेम्पररीली डेटा को स्टोर करती है, ये परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। यहाँ पे सारे बूटिंग फर्मवेयर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है स्टोर होती है। ये रीड राइट मेमोरी है, इसका डेटा रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। ठीक है, वहीं बात करें इसका, तो यहाँ पे डेटा को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, इसका डेटा ओनली रीड ओनली होता है। नाउ इसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है, क्योंकि भाई सीपीयू से कनेक्ट होती है मेमोरी, और ये एज कंपेयर टू रैम स्लो होती है। नाउ यूज्ड फॉर रनिंग, जितनी एप्लीकेशंस है आपकी वो बेसिकली यही स्टोर होती है, यहीं से रन होती है। वहीं बात कर ले हम यदि हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस की, बूटिंग सिस्टम्स की, तो जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो रोम में स्टोर होती है, इसलिए ये यूज किया जाता है। यदि मॉडिफिएबिलिटी की बात करें तो रैम के डेटा को इजीली अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, बट रोम के डेटा को आप इजीली चेंज नहीं कर सकते हो। रैम दो टाइप की होती है, SRAM, DRAM। नाम सुना होगा आपने कि आपके सिस्टम में कौन सी रैम लगी है? DDR1, DDR2, 5, 4, है ना, लेटेस्ट ये DDR के वर्जन है रैम के। ठीक है, वहीं रोम, PROM, EROM, EEPROM इसमें डिवाइडेड होती है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे SRAM, DRAM में भी डिफरेंस आता है। रैम दो टाइप की मेमोरी होती है, SRAM एंड DRAM, इसमें भी डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं। सो गेट रेडी फॉर दिस, पढ़ाया है मैंने वीडियो में। रोम के अपने टाइप्स होते हैं, PROM है ना, जिसके डेटा को आप डिलीट नहीं कर सकते हो, EPROM जिसके डेटा को आप डिलीट कर सकते हो इलेक्ट्रिक अल्ट्रावायलेंट रेस के प्रेजेंस में, EEPROM है ना, इलेक्ट्रिक पल्स के फॉर्मेट में यहाँ से डेटा को डिलीट किया जा सकता है। तो इसके क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो उसको भी प्रिपेयर कर लेना। नाउ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में क्या डिफरेंस है? अब देखो, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ जॉयस्टिक कौन सा डिवाइस है, इनपुट या आउटपुट, एक मिनट के लिए तो आप कंफ्यूज हो ही जाओगे, है ना। मैंने पूछ लिया प्रोजेक्टर कौन सा डिवाइस है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। GPS कौन सा डिवाइस है, मॉनिटर कौन सा डिवाइस है, इनपुट या आउटपुट।
बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं। अब ये कंफ्यूजन को दूर करने का समय आ गया। सुनो, इनपुट और आउटपुट यूनिट में यदि डिफरेंस पूछ ले तो भाई जब आप डेटा को एंटर करते हो, अब वो डेटा कैसा भी हो सकता है। वो डेटा आपका ऑडियो फॉर्मेट में हो सकता है, वीडियो फॉर्मेट में हो सकता है, ग्राफिक के फॉर्मेट में हो सकता है, टेक्सचुअल डेटा हो सकता है, कोई इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। तो जब आप इस तरीके के डेटा को एंटर करते हो ना, कंप्यूटर सिस्टम में देते हो, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को पुटअप करते हो, तो उसके लिए जो डिवाइसेस यूज होते हैं वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जिसमें कीबोर्ड और माउस बेसिक इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इसके अलावा जॉयस्टिक होता है, माइक होता है साउंड आउटपुट देने के लिए, होता है कि नहीं माइक, है ना। स्कैनर होता है, इमेज वगैरह स्कैन करना है तो। डिजिटल कैमरास होते हैं जो कि वेबकैम होते हैं जो आपकी इमेजेस को एंटर करते हैं। तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अब वही यदि इसी तरीके के डेटा को आपको एज ए आउटपुट एक्सेस करना है, मान लो कि आपने कोई सॉन्ग प्ले किया, उसको आपको सुनना है, अब स्पीकर ही कनेक्ट नहीं तो कैसे सुनोगे। तो स्पीकर क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस, क्योंकि वो साउंड आउटपुट आपको दे रहा है। समझ में आ रही है बात, है ना। अभी आपने कोई डेटा आपने लिखा तो मॉनिटर नहीं होगा तो दिखेगा कहाँ, आउटपुट कहाँ दिखेगा, तो मॉनिटर, स्पीकर। हार्ड कॉपी में आउटपुट चाहिए तो प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। और वही यदि लार्ज व्यू में शो करना है तो प्रोजेक्टर। तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, दिस ऑल आर द 4 डिवाइस एंड रेस्ट ऑफ ऑल आर इनपुट डिवाइसेस। बस ये याद रखना। तो इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में डेटा सेंड करता है ना। कंट्रोल सिग्नल्स को डेटा के फॉर्मेट में कंप्यूटर्स में सेंड कर रहा होता है। आउटपुट डिवाइस डेटा को रिसीव करता है, मतलब डेटा को बेसिकली कंप्यूटर से रिसीव करके आपको शो करता है। ठीक है, ये प्रोसेस्ड डेटा को शो करने के लिए यूज होता है। सो यूजर से कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना है तो यहाँ पे हम इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं, और कंप्यूटर से यूजर को डेटा शो करना है तो आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं, जिसमें कीबोर्ड, मॉनिटर, माइक्रोफोन, स्कैनर आर द इनपुट डिवाइसेस। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर आर द आउटपुट डिवाइसेस। अभी बताओ कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, दैट इज एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कैश मेमोरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, मार्क कर लो, ये मेमोरी वाला क्वेश्चन आता ही आता है। अब आप सोच रहे हो मैम अभी तो आपने 2 ही मेमोरी बताई, रैम एंड रोम, अब ये आखिर कैश मेमोरी का क्या कहानी है। देखो कैश मेमोरी अपने आप में इंपॉर्टेंट मेमोरी है। मैंने कहा कि जब प्रोसेसर को डेटा प्रोसेस करना होता है, जब प्रोसेसर को डेटा प्रोसेस करना होता है तो वो डेटा कहां से उठाता है, रैम से। कहां से लेता है वो डेटा, रैम से। अब मान लो कि भाई रैम के पास में डेटा ही नहीं है तो प्रोसेसर क्या एग्जीक्यूट करेगा, यहां पे प्रोसेसर वेट करेगा कि जब रैम के पास डेटा अवेलेबल होगा तब वो प्रोसेसर डेटा को एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो स्टिल यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो वेट कर रहा होगा, वेटिंग स्टेट में होगा, है ना। और इस वजह से आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाएगी। तो रैम को डेटा कहां से मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है रैम को डेटा मिलेगा एसएसडी या हार्ड ड्राइव से। ठीक है, अब रैम डेटा एसएसडी हार्ड ड्राइव से लेगा, फिर प्रोसेसर तक पहुंचाएगा, तो यहां टाइम लग जाता है। ठीक है, या मान लो कि रैम में डेटा नहीं होता है, रैम से डेटा को एक्सेस करने में टाइम लगता है प्रोसेसर को, तो इसके लिए हम यहाँ पर इन बिटवीन एक स्पेशल टाइप की मेमोरी यूज करते हैं जिसका नाम है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, प्रोसेसर और रैम के बीच में काम करती है। ठीक है, रैम से डेटा को क्विकली उठाना और क्विकली प्रोसेसर तक पहुंचाना, ये काम होता है कैश मेमोरी का। कैश मेमोरी एक फास्टेस्ट मेमोरी और एक्सपेंसिव मेमोरी होती है जो डेटा को रैम से क्विकली उठाकर प्रोसेसर तक पहुंचाती है, प्रोसेसर का टाइम वेस्ट नहीं होने देती है। कुल मिलाकर प्रोसेसर के पास में कंटिन्यूअसली डेटा प्रोसेसिंग के लिए बना रहता है। ओके, और जब प्रोसेसर का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, स्पीड बढ़ती है। कुल मिलाकर वही काम परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, टाइम वेस्ट ना होने देने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। ये कैश मेमोरी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से अवेलेबल होती है। इंटरनल मेमोरी प्रोसेसर पे इनबिल्ट आती है और जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है वो अलग से रैम और प्रोसेसर के बीच में लगाई जाती है। तो कैश मेमोरी कोई और नई मेमोरी नहीं है, एक तरीके की फास्टेस्ट रैम ही होती है। ठीक है, तो कैश मेमोरी की इंपॉर्टेंस क्या है, स्पीड को इंक्रीज करना और लेटेंसी टाइम को कम करना, मतलब कि प्रोसेसर का जो वेटिंग टाइम होता है, जो आइडल प्रोसेसर होता है उस टाइम को कम करना, रैम से डेटा को फेच करने में लगने वाले टाइम को बेसिकली कम करना। प्रोसेसर और रैम की जो दूरी होती है वहां से जो डेटा के फ्लो में टाइम लग रहा है उसको कम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और अल्टीमेटली जब टाइम कम लगेगा, स्पीड फास्ट होगी, तब क्या होगा, सिस्टम की एफिशिएंसी और बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। तो इन तीनों के लिए कैश मेमोरी की जरूरत हमें पड़ती है। नाउ एक्सप्लेन स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। अभी कंप्यूटर में बताया मैंने 2 टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस होता है। कौन कौन से मैम, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो अभी मैंने बताया आपको कि प्राइमरी मेमोरी में सिर्फ 2 ही मेमोरी होती है, दैट इज रैम एंड रोम। और रैम और रोम की कहानी तो हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। देखो सेकेंडरी स्टोरेज परमानेंट स्टोरेज होता है।
जब भी बात करो आपको डेटा का बैकअप लेना है, आपके सिस्टम में हार्ड ड्राइव फुल हो चुके हैं, अब आपको डेटा का बैकअप लेना है तो सेकेंडरी स्टोरेज ही यूज किए जाते हैं। परमानेंटली डेटा को स्टोर करवाना है, मान लो आपने कोई स्लाइड्स बनाई है, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाई है, उसको फ्यूचर यूज के लिए सेव करना है, तो जब तक आप बना रहे हो तब तक तो वो रैम में स्टोर है। फ्यूचर के लिए सेव करना है तो कहां सेव करोगे, सेव कर दोगे लेकिन वो स्टोर कहां होगी, सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग डेटा बना होता है रैम में, परमानेंटली स्टोर कर देते हो तो आपका डेटा जाके सेव हो जाता है HDD या SSD में। तो आजकल हार्ड ड्राइव का तो चलन गया, बहुत कम सिस्टम में, ओल्ड सिस्टम्स में आपको हार्ड ड्राइव मिलती है जिसमें बेसिकली रोटेशनल जो है वो मोशन यूज किया जाता है। मतलब हम बात करें कि इसके अंदर कुछ ऐसे डिवाइसेस लगे होते हैं जो रोटेट होते हैं, ट्रैक सेक्टर्स में डेटा जाके स्टोर होता है, तो इसमें मूवमेंट होता है और उसके अकॉर्डिंग डेटा स्टोर होता है। लेकिन आजकल यूज होती है SSD, दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसमें कोई भी मूवमेंट वाला पार्ट नहीं होता है। यहाँ पे बेसिकली जो डेटा होता है वो जाके स्टोर होता है, इट इज फास्टर देन HDD। इसके क्रैश होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसके कम होते हैं क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। इसमें एक स्पिंडल मोटर लगी होती है हार्ड ड्राइव के अंदर, और इस स्पिंडल मोटर में ना बहुत सारे प्लेटर्स कनेक्टेड होते हैं और इन प्लेटर्स में होते हैं ट्रैक्स एंड सेक्टर्स जहाँ पे डेटा जाके स्टोर होता है। ये स्पिंडल मोटर मूव करती है, जब ये प्लेटर्स भी मूव करते हैं और फिर डेटा स्टोर होता है। तो हार्ड ड्राइव का साइज भी बड़ा होता है, स्पेस भी कम होता है और इसी वजह से हम SSD को यूज करने लग गए। ठीक है, नाउ सेकेंड इज ऑप्टिकल डिवाइसेस। ऑप्टिकल डिवाइसेस में आ जाता है CD DVDs जो आजकल यूज नहीं होती है, ऑप्टिकल मीडिया, ब्लूरे डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल डिस्क सुना होगा ना, पहले जो आपकी मूवीज की, गेम्स की CDs आती थी वो इसमें ही आती थी, बट आजकल इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि मैम आजकल तो बहुत नए नए डिवाइसेस चल चुके हैं। जैसे कि हम बात करें पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड की, एक छोटी से छोटी चिप में आप ज्यादा से ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हो। तो फ्लैश ड्राइव्स, USB ड्राइव्स जो कि पोर्टेबल और कन्वीनियंट होते हैं, जो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, बैकअप लेने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके भी अलावा यदि ये भी यूज करना है, ये भी आजकल गया जमाना इसको भी यूज करने का, तो फिर क्या यूज करते हैं मैम, हम यूज करते हैं क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज मतलब बात कर लो कि आपको किसी एक्सटर्नल डिवाइस का यूज ही नहीं करना है, आप इंटरनेट पर स्टोरेज परचेज करो और अपने डेटा को वहां स्टोर करवाओ। अभी गूगल ड्राइव का नाम तो सभी ने सुना होगा ना, गूगल ड्राइव की बात कर लो जहां पे आप अपने इमेजेस वगैरह को क्रिएट करते हो। ईमेल यदि आपका है तो ईमेल के साथ में आपको ड्राइव स्टोरेज मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इस स्टोरेज को इंक्रीज भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हो। तो आपको अलग से कोई हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव की जरूरत नहीं है, आप क्लाउड स्टोरेज पे अपने डेटा को सिक्योर करके सेव रख सकते हो और कहीं भी किसी भी जगह पर एक्सेस कर सकते हो। सो दीज आर द सेकेंडरी स्टोरेज। होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब यदि क्वेश्चन आया तो लिख सकते हो, इंडिविजुअल क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं आपसे किसी भी स्टोरेज का, बेटा इंडिविजुअल क्वेश्चन आपको लिखते आना चाहिए। लॉन्ग आंसर में आया तो भी ये लिख करोगे, इंडिविजुअली पूछ लिया तो भी ये लिखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज एक्सप्लेन वेरियस यूनिट्स ऑफ मेजर्स स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डिवाइस एंड गिव द स्मॉलेस्ट यूनिट। अब आपको ये बताना है कि कंप्यूटर मेमोरी में डेटा जाके स्टोर होता है तो मेमोरी को मेजर कैसे करते हैं। मान लो कि ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, ठीक है, तो आप जब घर से स्कूल जाते हो तो इस डिस्टेंस को मेजर कैसे करते हो मैम, किलोमीटर्स में मेजर कर लेते हैं, है ना। लिक्विड क्वांटिटीज को लीटर्स में मेजर करते हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जो आप SSD, हार्ड ड्राइव, रैम, रोम यूज करते हो उसको भी तो मेजर करते होगे कि इसमें कितना डेटा स्टोर हो रहा है। तो उसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं 2 बिट जिसको कहते हैं 0 and 1। डेटा जाके स्टोर होता है, डेटा CPU प्रोसेस करता है सिर्फ 0 और 1 में, तो 0 और 1 क्या कहलाती है, बिट कहलाती है। तो डेटा स्टोर होता है बिट में और इस बिट से बनते हैं कॉम्बिनेशंस, जैसे कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर बनते हैं ना कॉम्बिनेशंस, बिल्कुल वैसे ही। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई है, बिट। जब 8 बिट को मिलाते हो तो बनता है 1 बाइट, अंडरस्टूड। 8 बिट मींस लाइक दिस, इस तरीके से जब आप 8 बिट को मिलाओगे तो 1 बाइट बन जाएगा, ओके। और ऐसे ही जब 1024 बाइट्स को मिलाओगे तो बनेगा 1 किलोबाइट, अंडरस्टूड। 1024 मतलब 2 to the power 10 समथिंग कुछ, क्लियर हुआ। फिर ऐसे ही 1024 KB को बनाओगे तो बन जाएगा यहाँ पे 1 मेगाबाइट। तो यहाँ पे जो यूनिट मेजरमेंट है वो ऐसा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट बिट होता है, बिट से बड़ा निबल होता है, निबल को बोलते हैं हम 4 बिट। 4 बिट मिलकर निबल बनाते हैं, 8 बिट मिलकर बनाते हैं बाइट, 8 बिट मिलकर बनाते हैं बाइट। बाइट से बड़ा होता है किलोबाइट, देन मेगाबाइट, देन गीगाबाइट, देन टेराबाइट, पेटाबाइट, योटाबाइट, जोटाबाइट। ये 1024 बाइट से मिलकर बनते हैं, ये 1024 किलोबाइट से मिलकर, ये 1024 मेगाबाइट, ये 1024 गीगाबाइट,
ओके तो ऐसे ही याद करना है। बिट दैट मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट 01, बाइट मीन्स 8 बाइट, किलोबाइट मीन्स 1024 बाइट, मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, और वहीं गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट्स। इस तरीके से इनके कॉम्बिनेशन से आपके ये जो है बनते चले जाते हैं। पेटाबाइट, योटाबाइट, जोटाबाइट, नेट पे सर्च करना, बहुत सारी है, ठीक है। चलो डू द फॉलोइंग कन्वर्जेशंस। अब ये थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, यदि आपको कन्वर्जन समझ में आते हैं तो आप इनको आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। पहला दिया हुआ है कि 2 GB इज इक्वल्स टू 2 GB को आपको KB में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो ये समझो बेटा जी, इनिशियल स्मॉलेस्ट कन्वर्जन देखो 1 GB में कितने होते हैं, 1024 MB होते हैं, ठीक है। 1 MB में कितना होता है, 1 MB में 1024 KB होते हैं। तो अब आपको GB से KB में कन्वर्जन करना है, वो भी 2 GB। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपल सी बात है, 2 × 1024 MB दैट इज 2048 MB। 2 GB में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, और उसके बाद में फिर इसको आपको कन्वर्ट करना होगा 1024 KB से, क्योंकि KB में करना तो 1024 से मल्टीप्लाई कर देना, तो KB में आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, समझ में आ गया भाई। 1 GB इज इक्वल्स टू 1024 MB होता है, तो 2 GB की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 1024 MB। अब इस MB को भी तो कन्वर्ट करना है KB में ना, तो इसमें और 1024 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद KB में। ओके इसके बाद आ जाते हैं, सेकेंड वाला दिया हुआ है 210 MB इज इक्वल्स टू बाइट। आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसको बाइट में कन्वर्ट करना है। तो अब ये MB से बाइट में कन्वर्ट करना है। अभी 1 MB कितना होता है, 1024 KB। समझ में आई बात मेरी अच्छे से। तो 210 MB कितना होगा, इसमें हम 210 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1024 में, तो ये अभी KB में कन्वर्ट होगा। किसमें, KB में। लेकिन आपको ये अच्छे से पता है कि 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, तो यहाँ पे एक और 1024 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा बाइट्स में। ठीक वही किया है, देखो ये 210 × 1024, ये KB में आंसर आया, इसको फिर 1024 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो आपका बाइट्स में आंसर आ जाएगा। ऐसे कन्वर्जन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बेटा, तो गेट रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और इसके लिए आपको कन्वर्जन समझना बहुत जरूरी है और बहुत इजी है। क्या बताया मैंने, बिट, बिट से बड़ा बाइट, बाइट से बड़ा किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट। सिर्फ इतना याद कर लोगे, कहानी आपकी पूरी क्लियर हो जानी है, पूरी पिक्चर क्लियर हो जानी है अगर ये कर लिया तो। बस एक चीज और याद रखना कि यहाँ पे 0 and 1 बिट आते हैं, यहाँ पे 8 बिट्स होते हैं, और यहाँ पे फिर 1024 कंटिन्यूशन में चलता है। ओके जी। अब पूछा है आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या मेन फंक्शंस होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक चैप्टर आपकी बुक में दिया हुआ है। आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या काम होते हैं, यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, इसके क्या फंक्शन है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम से नहीं आता एग्जाम में, कभी नहीं आता है, ठीक है। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में ही सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर होता है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर को मैनेज करने का काम तो यही करता है ना मैम। जैसे आपके घर में आपकी मदर एवरीथिंग, सब चीज़ों को मैनेज करती है, ऑफिस में मैनेजर मैनेज करता है, स्कूल में प्रिंसिपल मैनेज करता है, वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। अगर ये नहीं होगा तो बंटाढार हो जाएगा, है ना जी। तो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक डिवाइस को मैनेज करने का काम करता है, एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। यूजर मतलब आप और हम जो कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, और हार्डवेयर मतलब जो भी कंप्यूटर डिवाइस है, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, उसके बीच में एक इंटरफेस की तरह, एक लिंक की तरह काम कर रहा है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम सुना होगा ना आपने, अलग अलग मशीन में डिफरेंट लाइनक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। तो ये करते क्या है, ये मेमोरी को मैनेज करते हैं, प्रोसेस को मैनेज करते हैं, फाइल को मैनेज करते हैं, डिवाइस मैनेज करते हैं, इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, आपको एरर यदि कोई आती है तो उसको हैंडल करने का काम करते हैं, यदि किसी सिस्टम को रिसोर्स नहीं मिल रहा तो उसको रिसोर्स अलोकेट करते हैं, नेटवर्किंग में हेल्प करते हैं, और अल्टीमेटली सिस्टम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि आपका सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं। तो दिस ऑल आर दी फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड होपफुली आपको सारे फंक्शंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। अभी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का भी क्वेश्चन जनरली आ जाता है, तो क्या लिख कर आओगे, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, पढ़ाया है मैंने, वो भी कर लेना, है ना जी। चलो, तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया, और इसी के साथ में इस धमाकेदार सेशन को यहाँ एंड करते हैं, जिसमें पूरी यूनिट के सभी चैप्टर्स के
20 अप्रॉक्स हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, और इसी तरीके के और वीडियोस चाहते हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आपको सारे वीडियो लेक्चर्स ऑन शेड्यूल रेगुलर मिलेंगे, है ना। अब कोई छुट्टी कोई हॉलीडेज नहीं होंगे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली जन्माष्टमी भी निकल चुका है। आपके जो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट वगैरह, टेस्ट वगैरह और 15 अगस्त वगैरह ऑलमोस्ट आपके फेस्टिवल्स निकल चुके हैं। हालांकि फेस्टिवल्स की शुरुआत हुई है, बट पढ़ाई भी उतनी इंपॉर्टेंट है ना जी। तो मिलेंगे अगले सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।